इस मंथ के अंत में फाइनल सिलेबस आ जाएगा, तो फाइनल सिलेबस जब आएगा तो जो परिवर्तन हुआ रहेगा उसके हिसाब से चेंज कर देंगे। तो अभी जो मैं टॉपिक स्टार्ट करूंगा तो वो 100% रहेगा ही रहेगा। बाल विकास सिलेबस में है ही, बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र, तो बाल विकास को तो हटाएगा नहीं। तो बाल विकास वाले टॉपिक से चालू करेंगे पहला यूनिट हमारा, और फिर उसके बाद आगे पढ़ते रहेंगे। तो 1 महीने का जो ड्यूरेशन होगा उसमें हम बाल विकास वाला सेक्शन कंप्लीट कर लेंगे, तब तक के आपका सिलेबस भी आ जाएगा। समझ में आया? चलो, तो एक बार हम सिलेबस देख लेते हैं, सिलेबस देखकर फिर पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो एक बार सिलेबस देखेंगे, पहले एक बार जो हम सिलेबस बनाएंगे वो रहेगा एक अलग, और फिर आयोग का जो सिलेबस है जो अभी वर्तमान में जो टेट में पूछ रहा है और शिक्षक भर्ती में, दोनों को मैच करके देखेंगे कि हमने जो सिलेबस बनाया वो पूरा प्रॉपर है कि नहीं। क्या किया है कि जो पिछले बार जो एग्जाम हो रहे हैं तो सिलेबस को ना पूरा डिफाइन नहीं किया है कि कहाँ से कैसा पढ़ना है करके, तो उस सेक्शन को थोड़ा सा हमने क्या किया है, रीमोडिफाई किया है, ताकि आपको पढ़ने में क्या हो, आसानी हो। तो वो सिलेबस पहले हम लोग लिखेंगे, लिखकर उसको समझेंगे, और फिर उसके बाद पुराने सिलेबस से मैच करेंगे और फिर पढ़ना स्टार्ट करेंगे। और ये भी देख लेंगे कि अगर मान लो आने वाले समय में कोई परिवर्तन करना हुआ तो आपको पता रहेगा, हाँ ये वाला टॉपिक या ये वाले यूनिट में इसको हटा के इसको पढ़ लेंगे। समझ में आया? तो पूरे यूनिट को हम, मतलब पूरे सिलेबस को हम 4 यूनिट में डिवाइड किए ना। यूनिट 1, तो सबसे पहला टॉपिक है यूनिट 1 में मनोविज्ञान, साइकोलॉजी। ये जो साइकोलॉजी वाला जो चैप्टर है, इसमें सबसे पहले आप लोग क्या पढ़ोगे, इसमें हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पढ़ोगे, इतिहास। 2019 में यहीं से प्रश्न था एक। क्या प्रश्न था, अगर साइकोलॉजी, मतलब इंग्लिश वर्ड क्या है मनोविज्ञान में, साइकोलॉजी, तो साइकोलॉजी में साइकी वर्ड का मतलब क्या होता है? क्या होता है साइकी का मतलब? नहीं, वो तो नहीं होता। ठीक, चलो समझेंगे थोड़ा देर में। फिर दूसरा चीज हम लोग क्या पढ़ेंगे इसमें, संप्रदाय, स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी। क्या पढ़ेंगे, संप्रदाय, स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी पढ़ेंगे। तो इसमें देखिएगा क्या क्या संप्रदाय पढ़ना है। तो एक पहला संप्रदाय है संरचनावाद संप्रदाय, स्ट्रक्चरिज्म। दूसरा होगा प्रकार्यवाद। तीसरा गेस्टाल्ट, गेस्टाल्टिज्म। व्यवहारवाद, बिहेवियरिज्म। फिर एक आता है क्या, मनो मानवतावाद, जैसे बोलते हैं आवश्यकता सिद्धांत, नीड ऑफ हेरारकी थ्योरी, नीड ऑफ हेरारकी थ्योरी। और एक और लिख दे रहा हूं, मनोविश्लेषणवाद, साइकोएनालिसिस, मनोविश्लेषणवाद। तो ये शायद नाम सुना होगा आपने कुछ ना कुछ। कौन सा नाम सुना है आपने? सब, संरचनावाद, प्रकार्यवाद, गेस्टाल्ट, व्यवहारवाद, मानवतावाद, आवश्यकता सिद्धांत जिसको बोलते हैं, और क्या है एक मनोविश्लेषणवाद। तो ये सारे के सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट है। अभी जो टेट में 2 क्वेश्चन आया था वो यहां से आया था, मानवतावाद संप्रदाय से, दोनों आसान था, है ना। ठीक है, वो सीक्वेंस बताना था, शारीरिक, शरीर की सुरक्षा, शरीर की आवश्यकता, सुरक्षा की आवश्यकता, समाज की आवश्यकता, सम्मान की आवश्यकता, और आत्मानुभूति, आत्मसिद्धि। तो वो सब रहेगा। तो वो 2 क्वेश्चन यहां से पूछा था। फिर इलेक्ट्रा ओडिपस पूछा है, सुने हो ना, इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स, ओडिपस कॉम्प्लेक्स। तो वो किसका है, मनोविश्लेषणवाद संप्रदाय से संबंधित है। तो ये आप, हाँ, सिगमंड फ्राइड का। तो स्टार्टिंग में ही ये सब पढ़ लेंगे आप, और बीच बीच में सब भी कहीं ना कहीं आता रहेगा। जैसे एक व्यक्तित्व वाला टॉपिक पढ़ोगे आप, पर्सनैलिटी वाला, तो उसमें सिगमंड फ्राइड ने 3 टाइप के पर्सनैलिटीज बताई है। कौन कौन सी? 3 प्रकार के व्यक्तित्व बताए हैं किसने, सिगमंड फ्राइड ने। वो आपका माइंड है ना, मस्तिष्क के स्तर बताए हैं वो जो आप बोल रहे हो, इड, ईगो, सुपर ईगो, सुने है ना। ठीक है, तो वो भी कॉन्सेप्ट जो है इसी में है। समझ में है? अच्छा, अगर मैं ऐसे पूछता इड ईगो किसने, इड ईगो सुपर ईगो किसने दिया है, तो वो नहीं बता पाते ना, बता देते हैं। ठीक, चलो फिर बीच बीच में पूछेंगे। तो
हमारा जो पहला चैप्टर होगा, पहला सेक्शन जो होगा फर्स्ट यूनिट का, वो ये रहेगा। तो बेसिक है, इसमें सारा जानकारी आपको मिल जाएगा, कैसे मनोविज्ञान स्टार्ट हुआ, और यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछते हैं वो भी आपको पता चल जाएगा। इसमें जो बोल रहे थे मनोविज्ञान में क्या क्या पढ़ना है, पहले आत्मा का अध्ययन माना जाता था, फिर मन, सोल, माइंड, कॉन्शियसनेस, फिर उसके बाद क्या आएगा, व्यवहार। तो मनोविज्ञान क्या माना जाता है, ओवरऑल अल्टीमेट गोल क्या है, मनोविज्ञान अगर आप कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो उसमें अल्टीमेट गोल क्या होता है, अंतिम लक्ष्य क्या होता है उसमें, व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन करना। पहले क्या माना जाता था, व्यवहार को आत्मा को समझना, फिर मन को समझना, फिर आया चेतना को समझेंगे, और लास्ट में क्या हुआ, व्यवहार का अध्ययन करना। तो अंतिम लक्ष्य बनता है क्या, अगर आपसे पूछा जाए कि मनोविज्ञान में हम क्या करते हैं, तो आप बोलोगे क्या, व्यवहार का अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन करते हैं, व्यवहार का। अब देखते हैं क्या, इसकी दो शाखाएं हैं, दो ब्रांचेस हैं, कई सारी ब्रांचेस हैं, लेकिन हमारे काम के अभी दो हैं। तो एक इसमें से टॉपिक है क्या, शिक्षा मनोविज्ञान। कौन सा टॉपिक है, शिक्षा मनोविज्ञान। तो ये जो शिक्षा मनोविज्ञान है, एजुकेशनल साइकोलॉजी, एजुकेशनल साइकोलॉजी। तो क्या पढ़ेंगे इसमें आप एजुकेशनल साइकोलॉजी में, देखिए इसका मतलब तो समझ में आ गया, क्या करना है, व्यवहार का अध्ययन करना है, लेकिन उसके आगे शब्द के आगे लिख दिया है क्या, शिक्षा। तो किसका, किसके व्यवहार का अध्ययन करेंगे, जो शिक्षा प्राप्त कर रहा है उसके व्यवहार का अध्ययन करना होगा। जो भी लर्नर होगा, जो भी अधिगम करता होगा, अब वो कुछ भी सिखा रहे हो आप, ऐसा नहीं कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसी के बारे में ही बस अध्ययन करूंगा। जैसे आप घर में खाना बनाते हुए, खाना बनाना सिखा रहे हैं घर में आपको, तो घर वाले क्या देखेंगे, कहाँ पर गलती कर रहे हो वो देखेंगे, और बताएंगे कैसे आपको क्या करना है करके। तो वो जो है वो भी क्या है, शिक्षा मनोविज्ञान का हिस्सा है। तो जब कभी विद्यार्थी या किसी भी चीज को आप सिखा रहे हो और वो ठीक से सीख रहा है कि नहीं, इस चीज का अध्ययन करना क्या कहलाएगा, शिक्षा मनोविज्ञान कहलाएगा। बात समझ में आई। जैसे एग्जाम्पल के लिए ये समझिएगा, जब हम स्कूल में थे, स्कूल या कॉलेज में, और कोई क्वेश्चन हमको सॉल्व करने दिया जाता था, अगर बन जाता था तो हम क्या देखते थे, हमारा अगर बन गया तो पेन छोड़ते थे और इधर उधर देखते रहते थे कौन क्या कर रहा है, किसका बना किसका नहीं बना करके, और टीचर की तरफ देखते थे। और जब नहीं समझ में आया और नहीं बना होता था तो देखते थे क्या टीचर की तरफ, पेन वेन छोड़ के इधर उधर देखते रहते थे क्या, नहीं। उस समय क्या करते थे, है ना, बन नहीं रहा है, समझ में नहीं आया, लेकिन क्या करते थे, सर नीचे है, पेन चला रहे हैं, कुछ भी लिख रहे हैं, तो टीचर को पता चल जाता था कि इस बच्चे से नहीं बना है। तो वापस से टीचर क्या करते थे, रिपीट करते थे उस क्वेश्चन को। तो वही चीज क्या है आपका शिक्षा मनोविज्ञान, कि बच्चे को समझ में आया है नहीं आया है, वो चीज का अध्ययन करना क्या रहेगा, शिक्षा मनोविज्ञान। इसके बाद का जो टॉपिक होगा वो रहेगा कौन सा आपका, बाल मनोविज्ञान। बाल मनोविज्ञान, चाइल्ड साइकोलॉजी, चाइल्ड साइकोलॉजी। तो ये बताइएगा चाइल्ड साइकोलॉजी मतलब क्या हो जाएगा, मनोविज्ञान का मतलब तो वही हो गया, व्यवहार का अध्ययन। अब लेकिन आगे क्या लग गया है, बालक, है ना, तो बच्चों के व्यवहार का अध्ययन। अब कैसे व्यवहार का अध्ययन, क्या देखते हैं हम, व्यवहार में परिवर्तन देखते हैं कि बच्चों के व्यवहार में परिवर्तन हो रहा है कि नहीं। और परिवर्तन भी कौन सा परिवर्तन ना, स्थायी परिवर्तन तो आपका अधिगम बन जाएगा, है ना, व्यवहार में होने वाला स्थायी परिवर्तन तो अधिगम कहलाता है, परमानेंट चेंज। तो यहां पर हम देखेंगे कैसा, मात्रात्मक और गुणात्मक परिवर्तन, क्वालिटी और क्वांटिटेटिव। तो मात्रात्मक और गुणात्मक परिवर्तन, जैसे आपने देखा, आप परिवार में किसी के घर में गए और वहां पर आप कोई रिलेटिव है, उनके बच्चों को आपने बहुत दिन बाद देखा, तो उसकी हाइट काफी लंबी दिखाई दी आपको, तो आप क्या बोलोगे, अरे यार इसकी हाइट तो काफी हो गई है। तो वो क्या कहलाएगा, मात्रात्मक परिवर्तन कहलाएगा, जिसको आप ऑब्जर्व कर पाओ। लेकिन अब ये है कि पहले उस बच्चे को 1 रुपए 2 रुपए देते थे तो रख लेता था और कुछ ना कुछ लेके खा लेता था। अब उसको 2 रुपए दो तो क्या बोले, इसमें कुछ नहीं आएगा, 10 रुपए दो बोलेगा। तो वो क्या बता रहा है कि मेंटल स्ट्रेंथ बढ़ गया है बच्चे का, क्या बढ़ गया है, मेंटल स्ट्रेंथ बढ़ गया है बच्चे का। अब वो समझ गया ना कि 1 2 रुपए में अब कुछ नहीं आता, अब 10 का नोट दो बोलेगा वो।
तो वो क्या बता रहा है, गुणात्मक परिवर्तन, मानसिक विकास जो दिखाई नहीं दे रहा है उसका हम महसूस कर सकते हैं। तो कभी भी मात्रात्मक और गुणात्मक शब्द का प्रयोग जहां पर होता है, मात्रात्मक और गुणात्मक परिवर्तन, वही चीज क्या कहलाता है, फिर विकास कहलाता है। क्या बनता है, ये डेवलपमेंट बनता है। तो अब हम लोग क्या देखने वाले हैं, बच्चों के व्यवहार में होने वाला परिवर्तन, कैसा परिवर्तन, मात्रात्मक और गुणात्मक। तो ओवरऑल ये टॉपिक क्या हो जाता है, क्योंकि हम इसमें क्या देखने वाले हैं, बच्चों के व्यवहार में होने वाला कैसा परिवर्तन, मात्रात्मक और गुणात्मक। तो जहां भी मात्रात्मक और गुणात्मक वर्ड साथ में आता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, विकास बोलते हैं, डेवलपमेंट। तभी आप बोलते हैं ना विकसित भारत, सोचते हैं ना डेवलपमेंट कंट्री। तो यहाँ पर देखिए डेवलप्ड कंट्री, तो वही चीज यहाँ पर आप देखना है कि अब ये टॉपिक बाल मनोविज्ञान ना रहकर क्या हो जाता है, बाल विकास हो जाता है। अब ये टॉपिक जो है बाल मनोविज्ञान नहीं, आपको बाल मनोविज्ञान नहीं पढ़ना है, सिलेबस में बाल मनोविज्ञान बोला है क्या, नहीं, क्या बोला है, बाल विकास, मतलब बच्चों में होने वाला मात्रात्मक और गुणात्मक परिवर्तन आपको देखना है। तो यही अब टॉपिक जो हो जाएगा आपका चाइल्ड डेवलपमेंट। क्या हो जाएगा, चाइल्ड डेवलपमेंट। अब यहां से हमारा मेन टॉपिक शुरू होगा। लेकिन ये याद रखिएगा, इतना पढ़ते पढ़ते आप लोग जो है वर्ग 3 का आधा यूनिट खत्म हो चुका है, मतलब जो 4 यूनिट डिवाइड करके दिया है ना उसमें से आधा खत्म हो चुका है समझो। अब देखिएगा इसमें पहला सेक्शन क्या पढ़ने वाले हैं कि वृद्धि और विकास क्या होता है, ग्रोथ क्या है और डेवलपमेंट क्या है। दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं वो देखेंगे। दूसरा टॉपिक आप लोग पढ़ोगे क्या, विकास के सिद्धांत, थ्योरीज ऑफ डेवलपमेंट, क्या पढ़ना है, थ्योरीज ऑफ डेवलपमेंट पढ़ना है। तो ये जो थ्योरीज ऑफ डेवलपमेंट है इसमें क्या पढ़ते हो आप लोग, एक बहुत सारे पढ़ेंगे, लगभग 12-13 सिद्धांत इसमें पढ़ने, आपने सुना होगा निरंतरता का सिद्धांत होता है, सामान्य से विशिष्ट का सिद्धांत, दिशा का सिद्धांत जिसमें आप पढ़ते हो सेफेलोकॉर्डल प्रॉक्सिमल डिस्टल, एकीकरण का सिद्धांत, अंतःक्रियात्मक सिद्धांत, समान प्रतिमान का सिद्धांत, सिमिलर पैटर्न थ्योरी, कि भाई बच्चा कहीं का भी हो लेकिन विकास सब में एक समान ही होता है। कैसे कि बच्चा पहले गर्दन को हिलाएगा, फिर बैठना सीखेगा, फिर घुटने के बल चलेगा, फिर खड़ा होगा। तो बच्चा कहीं का भी हो लेकिन क्रम तो हमेशा यही रहेगा। तो वही है निश्चित प्रतिमान का सिद्धांत। तो ऐसे करके कई सारे सिद्धांत हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। फिर अगला है विकास की अवस्थाएं, स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, तो बताओ विकास की कितनी अवस्थाएं होती है, कौन कौन सा, और कोई, आ, बाल्य, हम क्या देख रहे हैं, बाल विकास तो प्रौढ़ावस्था तो आएगा नहीं, किशोरावस्था तक रुक जाना है ना। अगर केवल ये बोलता मानव विकास को बताओ करके, मनोविज्ञान में अवस्था बताओ करके, तो पूरा बताना पड़ता है ना, वयस्कावस्था, मध्य वयस्कावस्था, वृद्धावस्था ऐसे करके बताना पड़ता है, वो आगे बढ़ जाता है। तो बाल विकास में आपके सिलेबस में बताया गया है 4, है ना। आपके सिलेबस में कितनी अवस्था बताई गई है, 4 अवस्था बताई गई है। गर्भावस्था, प्री नेटल स्टेज, तो शॉर्ट में लिख रहा हूं, शैशवावस्था, इन्फेंसी स्टेज, बाल्यावस्था, चाइल्डहुड, और किशोरावस्था, एडोलसेंस। तो ये 4 अवस्थाएं हैं। जब इस वाले टॉपिक में रहेंगे तो इन सब से रिलेटेड हम लोग एक और टॉपिक पढ़ते हैं इसी में, मापन, मेजरमेंट। तो इस मेजरमेंट वाले टॉपिक में आप क्या पढ़ते हो कि बच्चे का जो हाइट है, लंबाई है वो कितना है, भार कितना है,
दांतों की संख्या कितनी है, मसल्स डेवलपमेंट कितना हुआ है, हार्ट बीट कब कितना होता है, हड्डियों की संख्या कब कितनी है, तो वो सारा टॉपिक इसी में रहेगा ना, कहाँ, अवस्थाओं में। फिर अगला सिलेबस का, पूरे सिलेबस का सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन देखेंगे, सबसे ज्यादा प्रश्न यहीं से आते हैं, विकास के आयाम, आयाम या क्षेत्र, डायमेंशंस और एरिया ऑफ डेवलपमेंट। डायमेंशंस ऑफ डेवलपमेंट, तो ये बताओ कि कितने आयाम होते हैं, कौन कौन से? संवेगात्मक, इमोशनल, हाँ हाँ, एक और है जल्दी, सोशल, हाँ, और वही चार, तीन की चार, तीन कौन सा? अच्छा, शारीरिक और फिजिकल, PCSS, ठीक है, सही बोल रहे थे, PCSE और ML को भी जोड़ देना, मुख्य आयाम ये है आपके, PCS का मतलब यहाँ पर ये याद रखिएगा ना, मेन ये है, ML तो हम लोग को एक्स्ट्रा पढ़ना है, तो P से क्या हो जाएगा आपका, फिजिकल डेवलपमेंट, शारीरिक विकास, इसी में आप क्या पढ़ते हो, स्थूल गतिक कौशल और सूक्ष्म गतिक कौशल। फिर उसके बाद देखते हैं क्या, कॉग्निटिव, संज्ञानात्मक विकास, कौन सा विकास देखना होता है, संज्ञानात्मक विकास, तो संज्ञानात्मक विकास में कौन कौन से साइकोलॉजिस्ट आते हैं, है ना, हाँ ठीक, वेरी गुड, आप लोग भी वही बोल रहे थे, प्याजे, वाइगोस्की और ब्रूनर, सबके अलग अलग है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट या इंग्लिश हिंदी में बोलते हैं उसको संज्ञानात्मक विकास, सरल शब्दों में बोलूं तो मानसिक विकास है, सरल शब्दों में देखा जाए तो ये क्या है, मानसिक विकास को बताता है। तो मानसिक विकास में तीन साइकोलॉजिस्ट आते हैं मेन, वाइगोत्स्की, सॉरी, पहले प्याजे आते हैं, प्याजे का ही कॉन्सेप्ट सबसे ज्यादा है, फिर वाइगोत्स्की और ब्रूनर, ठीक है, वाइगोत्स्की और ब्रूनर तो एक ही दिन में कंप्लीट हो जाता है, जीन प्याजे को एटलीस्ट 2 से 3 दिन लग जाता है, 2 दिन तो लग ही जाता है, एक दिन उनका बेसिक कॉन्सेप्ट समझते हैं और एक दिन उनकी पूरी अवस्थाओं को समझते हैं, तो समय लग जाता है। फिर उसके बाद है आपका क्या, सोशल डेवलपमेंट, तो सोशल डेवलपमेंट में दो टॉपिक पढ़ने होते हैं, दो टॉपिक मतलब एक आपको पढ़ना होता है जेंडर वाला, तो उसमें आप पढ़ते हो ना, लैंगिक भूमिका, लैंगिक रूढ़िवादिता, लैंगिक पक्षपात, है ना, पूर्वाग्रह, है ना, जैसे इंग्लिश में बोलते हैं जेंडर रोल, जेंडर स्टीरियोटाइप, जेंडर प्रेजुडाइस, फिर उसके बाद जेंडर बाइस्ड आइडेंटिटी, ये सारे टॉपिक होंगे, तो ये अलग टॉपिक है। दूसरा जो पढ़ना है उसमें पढ़ना है समाजीकरण, पढ़ना है, सोशलाइजेशन एक टॉपिक रहेगा अलग से, लेकिन उसको यहीं पर पढ़ेंगे समाजीकरण में। तो समाजीकरण क्या होता है, सोशलाइजेशन, तो किसको बोलना चाहिए सोशलाइजेशन, समाज के अनुकूल बच्चा सीखता है वो, ठीक है, सही है, हाँ, जैसे आप जिस समाज में रह रहे हो तो उसके नियम कानून सीखे होंगे, है ना, नियम कानून कब क्या करना है, कब क्या नहीं करना है, कौन सी भाषा का प्रयोग करना है नहीं करना है, तो वो जो आप सीखे हो और सीख कर समाज में रह रहे हो, अपने सीख लिया और सीख कर क्या बन गया, समाज के एक सक्रिय सदस्य बन गए, एक्टिव मेंबर बन गए, तो वो चीज क्या कहलाता है, समाजीकरण कहलाता है। समाजीकरण की कई सारी विशेषताएं होती हैं कि भाई जीवन पर्यंत चलता है, जैसे जैसे आपका दायरा चेंज होगा तो सामाजिक गतिविधियां भी बदल जाएंगी। आप अभी एक सामान्य स्टूडेंट हो, कल के रोज अगर सेलेक्ट हो जाएंगे तो आपका जो भूमिका होगा वो बदल जाएगा, आपके नियम बदल जाएंगे, आपके काम करने का, व्यवहार करने का तरीका बदल जाएगा, तो जीवन पर्यंत चलता है। फिर उसके बाद हम देखेंगे क्या इसमें इकाई, इकाई दो प्रकार की, प्राथमिक और द्वितीय, प्राइमरी या सेकेंडरी, तो उसमें पढ़े हो परिवार आएगा, माता पिता आएंगे, दूसरी तरफ स्कूल कॉलेज लाइब्रेरी धार्मिक संस्थाएं ये सब आ जाएंगे। फिर इसके बाद पढ़ते हैं दो लोगों का सिद्धांत, और दोनों इंपॉर्टेंट है, एक है एल्बर्ट बंडूरा का, है ना, बोबो डॉल वाला क्वेश्चन आया था अभी, है ना, और एक है एरिक एरिक्सन का मनोसामाजिक सिद्धांत, साइको सोशल थ्योरी, तो वो दोनों इंपॉर्टेंट है। तो ये तीन हुए, एक पढ़ना है क्या इसमें से, इमोशनल डेवलपमेंट,
तो इमोशनल डेवलपमेंट में एक साइकोलॉजिस्ट आते हैं, वही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिनका नाम है क्या, विलियम मैकडुगल। मैकडुगल का कॉन्सेप्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वहीं से क्वेश्चन पूछता है, और अभी भी टेट में भी वही क्वेश्चन पूछा है ना, अलग से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा है। टेट में जो पूछा है कि मूल प्रवृत्ति दे दिया है या संवेग दे दिया, उसमें मूल प्रवृत्ति बताना था, आसान सा क्वेश्चन था, टफ नहीं था। अब एम से क्या है आपका, मोरल डेवलपमेंट। मोरल मतलब नैतिक विकास, कौन सा विकास, नैतिक विकास। तो ये जो नैतिक विकास की अवधारणा किसने दी है, पहले दिया है पियाजे ने, पियाजे ने पहले दिया, फिर आगे चलकर कोहलबर्ग ने दिया है। पहले किसने दिया है, पियाजे ने दिया है, फिर आगे चलकर किसने दिया है, कोहलबर्ग ने। तो पहले पियाजे का नाम याद रखना है, फिर आगे देखेंगे भाषा विकास, लैंग्वेज डेवलपमेंट। तो इसमें एक ही नाम आपको याद रखना है, नाम चॉम्स्की। कौन सा नाम याद रखना है, नाम चॉम्स्की नाम याद रखना है। तो नाम चॉम्स्की में क्या होने वाला है कि इनके तीन कॉन्सेप्ट अपन पढ़ते हैं भाषा विकास से लेकर। एक पढ़ते हो आप LAD, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, है ना, भाषा अर्जन यंत्र। फिर उसके बाद पढ़ते हो GGT, शायद नहीं पढ़ा होगा आपने या सुने नहीं होंगे, लेकिन LAD सुने हैं। तो जनरेटिव ग्रामर थ्योरी, व्याकरणिक संरचना सिद्धांत एक है, और एक पढ़ेंगे इनमें भाषा विकास के नियम। तो दो नियम इन्होंने बताए हैं, वो तीन कॉन्सेप्ट समझेंगे बस। तो इसके बाद इस टॉपिक में एक और पढ़ते हैं, विकास को प्रभावित करने वाले कारक। विकास को प्रभावित करने वाले कारक, अफेक्टिंग फैक्टर्स ऑफ डेवलपमेंट, बस अफेक्टिंग फैक्टर्स लिख रहा हूं। तो वर्ग 3 में थोड़ा अलग है ना, वर्ग 2 में अलग देता है और वर्ग 3 में ज्यादा सही दिया हुआ है। तो वर्ग 3 का जब ये वाला टॉपिक पढ़ते हो तो उसमें आप देखते हो कि प्रकृति और पोषण क्या है। प्रकृति से क्या अभिप्राय है वैसे, नेचर और नर्चर। चलो, प्रकृति का मतलब वातावरण से है कि वंशानुक्रम से है, ठीक है। प्रकृति का मतलब क्या है, वातावरण। देखो सामान्य तौर पर हम प्रकृति बोल देते हैं वातावरण के लिए, लेकिन यहां पर ये जो टॉपिक दिया हुआ है वो वंशानुक्रम के लिए है। सामान्यतः हम प्रकृति मतलब आसपास की प्रकृति को देखो, अगर ये बोल रहे हैं तो वातावरण की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर मान लो CDP में आपका अगर ये वाला टॉपिक है और प्रकृति बोल रहा है, इसका मतलब वंशानुक्रम को बोल रहा है, और पोषण का मतलब है वातावरण। फिर एक टॉपिक होगा निरंतरता अनिरंतरता, कंटिन्यूटी एंड डिसकंटिन्यूटी, है ना। और एक होगा कौन सा, प्रारंभिक और पूर्ववर्ती अनुभव, परवर्ती अनुभव। अर्ली एंड लेटर एक्सपीरियंस। तो ये जाके आपका पहला यूनिट कंप्लीट होगा, और जो भी आपका जो सिलेबस है 4 यूनिट दिए गए हैं, उसमें से 2.5 यूनिट को ये कवर कर लेगा। मतलब जो पहला यूनिट है आपका, ये पूरा जो सेक्शन है, जो अभी तक जितना भी 4 यूनिट में आपका जो सिलेबस दिया हुआ है, उसके 2.5 यूनिट को ये पूरा कवर कर लेगा, और ये सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। देखो, लिखना भी है ना आपको ये सिलेबस, ठीक है, लिख भी लीजिएगा अभी, ताकि आपको अभी से एक मेमोराइज हो जाए कि हाँ किस टॉपिक के बाद हम क्या पढ़ेंगे, जिससे हमारा जो सिलेबस है वो अच्छे से कवर होगा और टॉपिक अच्छे से क्लियर होगा। तो आपको ये समझ में आना चाहिए। देख लो कहीं पर नहीं समझ में आ रहा तो पूछो। ठीक। प्रारंभिक और परवर्ती है ना वो, परवर्ती मतलब बाद। एक काम करता हूँ, ऊपर वाला पहले कर दे रहा हूँ ताकि आप लोग इसका भी फोटो खींच लो, जो खींच रहे हैं फोटो इसका देखिए।
ये अपलोड होगा ना ऐप में, वहां से भी आपको मिल जाएगा, पूरा का पूरा लिखा रहेगा ये। एटलीस्ट बाल विकास पूरा आपके टॉपिक में होना चाहिए। तो अगर मान लो आपने अभी नहीं लिखा है, लेकिन जब आप कोई भी कॉपी बनाएंगे तो उससे पहले जो 2-2.5 पेज होगा उसको लिख लेना ना, 4 पेज छोड़ देना, 2 पेज में तो आपका सिलेबस आ ही जाएगा। और मान लो कोई परिवर्तन हुआ तो 2 पेज उसके लिए छोड़ देना। चलो आगे देखते हैं। यूनिट 2। अब कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो सिलेबस में है तो नहीं, लेकिन पूछा जाता है। यूनिट 1 कंप्लीट उतना ही रहेगा यूनिट 1 में, और वही हमारा सबसे मेन टॉपिक है। कुछ भी परिवर्तित हो जाए लेकिन वो टॉपिक नहीं छूटेगा ना, वो टॉपिक रहेगा ही रहेगा 100%, वो नहीं हटाएगा। अब टॉपिक 2 में देखते हैं। यूनिट 2 में सबसे पहला टॉपिक है बुद्धि, इंटेलिजेंस, चिंतन, थिंकिंग। और फिर इसके बाद देखते हैं क्या, चिंतन के बाद एक टॉपिक आएगा सृजनात्मकता, क्रिएटिविटी, क्रिएटिविटी, व्यक्तिक भिन्नता, व्यक्तिक भिन्नता, इंडिविजुअल डिफरेंस, इंडिविजुअल डिफरेंस। और यहां देखेंगे क्या, व्यक्तित्व। तो ये है, इसमें एक टॉपिक सब टॉपिक पढ़ते हैं, बालकों का अध्ययन आएगा एक जगह। बालकों का अध्ययन कुछ तरीकों से परिचय करके एक टॉपिक पढ़ेंगे। अब यहाँ पर देखिएगा, जो सिलेबस में आपके डायरेक्टली नहीं लिखा हुआ है, ये टॉपिक नहीं दिया हुआ है ना सिलेबस में, नहीं दिया हुआ है, लेकिन आपने क्वेश्चन इसके देखे होंगे। वे बुद्धि वाले टॉपिक से क्वेश्चन पूछता है, लेकिन सिलेबस में नहीं है। तो ध्यान रखना है, सिलेबस में नहीं है लेकिन फिर भी क्या है, पूछता है। ये भाषा और विचार करके लिखा हुआ है, चिंतन नहीं लिखा हुआ है डायरेक्ट। भाषा और विचार, तो विचार करना मतलब चिंतन करना। तो भाषा तो हम पहले पढ़ चुके हैं उधर उधर भाषा विकास में, और यहाँ अलग क्या पढ़ेंगे, इसमें चिंतन, सृजनात्मकता है, फिर व्यक्तिक भिन्नता पढ़ना है, और फिर क्या है, व्यक्तित्व भी है। ये यूनिट नंबर 2 होगा, इसमें कम समय लगेगा। ठीक है, तो नोट करना है तो नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए, इसमें कम है पहला वाला, लेकिन लिख ही लीजिएगा। बढ़े आगे, ये पांच टॉपिक। यूनिट नंबर 3 की बात करते हैं। पहला टॉपिक पढ़ेंगे अभिप्रेरणा, मोटिवेशन। सेकंड, अधिगम। लर्निंग। थर्ड जो टॉपिक है, जब ये टॉपिक पढ़ेंगे तो इसी में लर्निंग डिसेबिलिटी भी पढ़ेंगे, अधिगम क्षमता। लर्निंग डिसेबिलिटी,
फिर फोर्थ टॉपिक, सॉरी, इसमें पढ़ेंगे हम लोग बालक समस्या समाधान करता। तो चाइल्ड एज अ प्रॉब्लम सॉल्वर एंड साइंटिफिक इन्वेस्टिगेटर, ऐसा पूरा है इसका नाम। फिर पढ़ेंगे हम लोग क्या, मूल्यांकन, या आगे पीछे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मूल्यांकन पढ़ते हैं, इवेल्युएशन। तो इसमें अगर एकदम मेजर टॉपिक बोलूं तो आपको पढ़ना है क्या, आकलन, जो ज्यादातर पूछता है और इंपॉर्टेंट क्या है, ये सिलेबस में नहीं है, वर्ग 3 के सिलेबस में नहीं है। कौन सा हिस्सा, मूल्यांकन नहीं दिया हुआ है, आकलन मूल्यांकन नहीं है। लेकिन आपने क्वेश्चन देखा है कौन सा, अधिगम का आकलन, अधिगम में आकलन, अधिगम के लिए आकलन, वो वाला टॉपिक, असेसमेंट। फिर जब मूल्यांकन के टाइप्स पढ़ते हैं तो मूल्यांकन के टाइप में आप एक टाइप पढ़ते हो कौन सा, CCE, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। उसी से क्वेश्चन पूछा है इस बार टेट में। क्या क्वेश्चन पूछा था कि जैसे पोर्टफोलियो से क्वेश्चन आता है, रूब्रिक से क्वेश्चन आता है ना, वहां से क्वेश्चन पूछता है। तो ये टॉपिक हमारे लिए पढ़ना है नहीं सिलेबस में, याद रखना, मूल्यांकन नहीं दिया है ना सिलेबस में, लेकिन मूल्यांकन पढ़ना है आपको। और एक टॉपिक है, बड़ा टॉपिक, समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा, इंक्लूसिव एजुकेशन। इंक्लूसिव एजुकेशन। तो इसमें पहला टॉपिक आप लोग क्या पढ़ते हो, एकीकृत शिक्षा क्या है, एकीकृत शिक्षा क्या है और समावेशी शिक्षा क्या है, इन दोनों में अंतर। तो इंटीग्रेटेड एजुकेशन और इंक्लूसिव एजुकेशन, दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं ये पढ़ना है। तो भारत में भी कौन सा सिस्टम चल रहा है, इंटीग्रेटेड और इंक्लूसिव। छत्तीसगढ़ में तो नहीं है। ऐसा कोई स्कूल आप बताओ जहां पर एक ना देख पाने वाला, ना बोल पाने वाला बच्चा जो है आपके साथ बैठकर पढ़ रहा है। हमने केवल देखा है जिनको चलने में प्रॉब्लम है, जो बैसाखी से चल रहे हैं, वो आपके साथ बैठकर पढ़ रहे होंगे। लेकिन जिनको सुनाई नहीं दे रहा है, जिनको दिखाई नहीं दे रहा है, दिखने में कमजोर है, क्या वो बच्चा आपके साथ बैठ के पढ़ा है क्या, नहीं पढ़ रहा है। तो कैसे समावेशी शिक्षा हो गया, समावेशी शिक्षा का मतलब जब हम एक ही क्लासरूम में सभी बच्चों को बैठा के पढ़ाएं। तो अच्छा है समावेशी शिक्षा, लेकिन हम अभी भी वहां तक पहुंच नहीं पाए हैं। बोल जरूर रहे हैं समावेशी शिक्षा देंगे, ठीक है। तो भारत में अभी भी क्या चल रहा है, एकीकृत, लेकिन अच्छा क्या है, समावेशी शिक्षा। फिर हम डिटेल में समझेंगे क्या कि समावेशी शिक्षा क्या है। पहले तो दोनों में अंतर है, फिर ये देखेंगे कि क्या है, इसका इतिहास क्या है, अगर ऐसा है तो आवश्यकता क्यों हुई, उद्देश्य क्या है, लाभ कुछ है कि नहीं। तो ये सब कुछ देखेंगे हम। इतने में आपका समावेशी शिक्षा टॉपिक खत्म हो जाता है। इतने में ये मेरे ख्याल से 1 घंटे की क्लास में ये पूरा हो जाएगा, कम में ही कंप्लीट हो जाता है। लेकिन उसमें बहुत सारे सब टॉपिक और हैं जो आपको पूछता है। RPTW एक्ट यहीं पर पूछता है, राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016। एक शब्द हुआ करता था पहले विकलांग करके, बाद में उसको क्या बोला गया, दिव्यांग। वो इसी अधिनियम के बाद बोला गया। और जितने भी सरकारी और प्राइवेट संस्थान अब बनेंगे तो वहां चढ़ने उतरने के लिए क्या बोला गया है, रैंप बनाना जरूरी है बोला गया है। रैंप नहीं होगा तो वहां पर क्या बनाना है आपको, लिफ्ट बनाना है। तो ऐसा है। और अगर नहीं बना पाएंगे तो वहां पर बकायदा लिखवाना पड़ता है, जितने भी गवर्नमेंट होता है उसमें लिखवाना पड़ता है कि इस बिल्डिंग में ये व्यवस्था नहीं है, माफी चाहते हैं करके। तो कई जगह ऐसा रहता है। तो RPTW एक्ट पढ़ेंगे, कितने टाइप की डिसेबिलिटीज है इसके अंतर्गत, पहले कितने थे,
पहले 7 थे 1995 वाले में, 14 इंक्रीज हुए हैं, है ना। तो वो देखेंगे कि पहले 7 क्या थे, अभी क्या है, कितने कैटेगरीज हैं, वो देखेंगे। फिर इसके बाद आप देखते हो क्षति, अक्षमता, अक्षमता और अपंगता। ये वाला टॉपिक देखेंगे नहीं सिलेबस में, कभी पढ़े हो ना। इम्पेयरमेंट, डिसेबिलिटी और हैंडीकैप। हैंडीकैप, तो ये है, क्या अंतर है तीनों में। कुछ टाइम के लिए हो तो क्षति है, फिर हाँ मुश्किल का सामना करना पड़े, वो अपंगता कहलाएगा। तो ये वाला टॉपिक देखेंगे। क्षति का मतलब वही है, शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए हो, जैसे आप सब्जी काटते काटते किसी का उंगली कट जाए, है ना, उंगली में कट लग जाए, या आंखों में जैसे चश्मा चढ़ना भी एक प्रकार का क्या है, क्षति है, कि भाई 100% नहीं देख पा रहे हैं, 6/6 विजन नहीं है, चश्मा पहनते हैं तब 6/6 होता है, तो ये भी क्या है, क्षति है। अब इस क्षति के कारण जितना अच्छा मैं काम कर सकता था उतना नहीं कर पा रहा हूं, तो वो क्या कहलाएगा, अक्षमता। मैं सब्जी काट रहा था, उंगली में चोट लग गया, तो अब मैं उतनी स्पीड से सब्जी काट पाऊंगा क्या, नहीं, कम स्पीड हो जाएगा, कम स्पीड हो जाएगा। मान लेते हैं जितने अच्छे से बाकी लोग देख पा रहे हैं, मैं बिना चश्मे को उतना अच्छा देख पाऊंगा क्या, नहीं देख पाऊंगा। तो ये क्षति के कारण जो मैं कार्य नहीं कर पा रहा हूँ वो अक्षमता है। अब अगर मान लो क्षति इतनी हो गई है कि मैं भाई बाकी लोग के बराबर कभी आ ही नहीं सकता, मैं अपनी आजीविका कर ही नहीं सकता, मतलब मान लो मेरे ऊपर डबल बैटरी लगा हुआ है आंख में, मान लो डबल चश्मा लगा हुआ है, एकदम हैवी वाला, बाबू भाई वाला, ठीक है। अब हाँ बाबूराव वाला, अब मान लो ऐसा वाला चश्मा लगा है और मैं बोलूं चलो मेरे को सिक्योरिटी गार्ड का जॉब दे दो, देंगे क्या, नहीं देंगे। क्यों, क्योंकि मेरी ये अक्षमता मुझे अब क्या है, आजीविका चलाने नहीं देगा। तो ये मतलब ये जो मेरी क्षति थी, अक्षमता जो थी, तो ये मुझे आजीविका नहीं देगी अब, तो ये क्या कहलाएगा, अपंगता कहलाएगा। ठीक है, तो वो देखेंगे कि क्या डेफिनेशन दिया है, वो WHO ने क्या डेफिनेशन दिया है और उसके उदाहरण क्या है, उदाहरण से आप फिर बनाना। इसमें लास्ट टॉपिक अपन पढ़ेंगे विशेष आवश्यकता वाले बालक। विशेष आवश्यकता वाले बालक, चाइल्ड विथ स्पेशल नीड। चाइल्ड विथ स्पेशल नीड की विशेष आवश्यकता वाले बालक कौन है, बताइए तो, कौन 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 से बालक को विशेष आवश्यकता बालक बोलेंगे। विशेष आवश्यकता मतलब सिंपल से बोला गया है, जो सामान्य बालक है उसको छोड़ दो, है ना, सामान्य बालक को छोड़ दो, जिसका सामान्य IQ है, समान बोलचाल है, समान शारीरिक संरचना है, उनको छोड़कर बाकी जितने भी बच्चे होंगे वो सब विशेष आवश्यकता वाले, है ना। मतलब जिनको पढ़ने लिखने समझने में कठिनाई होती, वो भी विशेष आवश्यकता वाला बालक है। जो बहुत ज्यादा क्रिएटिव है, हाई IQ है, वो भी क्या होगा, आपका विशेष बालक होगा। तो इस प्रकार ये वाला टॉपिक, और ऐसा लग रहा है कि ये टॉपिक बहुत बड़ा है, ऐसा नहीं है। अगर मान लो अच्छे स्पीड से पढ़ेंगे तो ये 1 ही घंटे में हो जाता है, ये 1 से 1.5 घंटे में ये टॉपिक कवर हो जाएगा। आधे घंटे का टॉपिक ये है, मतलब 2 घंटे में ये पूरा कवर हो जाएगा, 1 घंटे में ये खत्म हो जाता है, अगर अच्छे स्पीड से पढ़ेंगे तो। लिख के पढ़ेंगे तो 2 घंटा लगेगा। मतलब ये लग रहा है बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन जल्दी कंप्लीट हो जाता है। यूनिट 3 हमारे लिए थोड़ा लंबा पड़ेगा जब पढ़ेंगे तब। तो ये रहेगा यूनिट 3 का सिलेबस। यूनिट 2 में बहुत कम समय लगता है, यूनिट 3 में लगता है समय, नोट कर लीजिएगा। फोटो तो खींच रहे हो, कल कॉपी भी चेक करूंगा मैं, ठीक है। हो गया ये, अब लास्ट यूनिट, और इसमें से अधिकांश चीज आपके सिलेबस में नहीं है। यूनिट 4 ये है RT एक्ट,
दोनों बार के शिक्षक भर्ती में यहां से क्वेश्चन पूछा है, दोनों बार के शिक्षक भर्ती में यहां से क्वेश्चन पूछा है, दोनों ध्यान रखना। फिर NEP 2020 प्रश्न पूछेगा यहां से, और इसमें दो सब टॉपिक पढ़ना है आपको, FLN और एक पढ़ना है निपुण। FLN और क्या पढ़ना है आपको, निपुण पढ़ना है। तो फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी, बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान, और निपुण का फुल फॉर्म होता है नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विथ अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमेरेसी, बाद में देखेंगे, है ना, क्या है रीडिंग विथ अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमेरेसी। तो रीडिंग भी अच्छा होना चाहिए, और फिर क्या होना चाहिए, न्यूमेरेसी भी अच्छा होना चाहिए, अंक गणित दोनों अच्छा होना चाहिए। तो पढ़ना और लिखना ही ध्यान रखना इन दोनों में। फिर इसके बाद आपको पता है कि ये जो NEP आया था, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, ये वाला 2020 वाला, इसमें स्ट्रक्चर चेंज हो गया है, 5+3+4। और पहले हमारे मार्कशीट में क्या लिखा हुआ है, 10+2 लिखा हुआ है, कि 10वीं तक एक साथ बैठाएंगे, फिर 2 साल अलग हो जाएंगे, ऐसा वाला, ऐसा स्ट्रक्चर है हमारा। तो अभी स्ट्रक्चर क्या है, 5+3+3+4, ये ध्यान रखना। अब NCF भी है आपके सिलेबस में, क्या आएगा, तो कौन सा पढ़ना है, 2005, 22 और 2023, 2022 और 2023 पढ़ना है आपको। अब जो क्वेश्चन पूछेगा सिलेबस में देखना, अब इंक्लूड करके देगा ये। अब सिलेबस में जैसे 5 तक का था, अब 5 हटाकर डायरेक्ट क्या लिख सकता है वो, 22 और 23 लिख देगा, और NEP 2020 लिख ही देगा, देख लेना। तो ये अगर नहीं भी देगा तो भी आपको पढ़ के जाना है। जैसे अभी जितने भी एग्जाम हो रहे हैं, जो एकलव्य विद्यालय वाला हुआ था, EMRS वाला, उसमें यही दोनों टॉपिक थे पूरे, यही 2 टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन पूछा है। एक पिछले बार क्वेश्चन नहीं पूछा इस मतलब पिछले बार ही सिलेबस में नहीं है, लेकिन यहां से क्वेश्चन पूछा है, समायोजन, एडजस्टमेंट, इस टॉपिक से प्रश्न पूछा है। और एक लास्ट टॉपिक रहेगा ज्ञान एवं शिक्षा क्रम, ज्ञान एवं शिक्षा क्रम, नॉलेज एंड करिकुलम, नॉलेज एंड करिकुलम। तो जो नॉलेज एंड करिकुलम है, इसमें आप क्या देखते हो, टीचिंग शिक्षण सूत्र, सुने हो ना, टीचिंग फॉर्मूला, कौन कौन सा, उदाहरण से नियम, ज्ञात से अज्ञात, सरल से जटिल, ऐसा कुछ। तो वो सारे टीचिंग फॉर्मूला कहाँ ज्यादा अच्छे से यूज कर पाते हैं वो देखेंगे। फिर जो शिक्षण विधियां हैं, टीचिंग मेथड है, वो टीचिंग मेथड देखेंगे। शिक्षण जो विधियां हैं वो शिक्षण विधियां देखेंगे। फिर ये जैसे होगा तो यहाँ पर होगा पाठ्यक्रम और पाठ्यचर्या में अंतर, सिलेबस एंड करिकुलम में पाठ्यचर्या, इन दोनों में अंतर, करिकुलम और सिलेबस में क्या डिफरेंस है ये देखेंगे। तो आपने एक टॉपिक पढ़ा था अभी, टेट का एग्जाम अगर दिए होंगे, टाबा मेथड किसमें है, ठीक है, तो वो यही है, पाठ्यक्रम पाठ्यचर्या में, यहाँ पर पढ़ेंगे। फिर इसके बाद व्यू रचना क्या होता है, व्यू रचना इसको बोलते हैं स्ट्रैटेजी, कि कोई भी टॉपिक को पढ़ाने से पहले आप क्या करते हो, एक प्री प्लानिंग करते हो ना, कि इस टॉपिक को कैसे पढ़ाऊंगा, कैसे समझाऊंगा या समझाऊंगी। तो वो चीज क्या कहलाता है, आपका व्यू कहलाता है, स्ट्रैटेजी कहलाता है। फिर इसके बाद देखेंगे क्या छोटे मोटे और टॉपिक हैं, इसमें देखेंगे बाल अधिकार, दिया हुआ है सिलेबस में, बच्चों को मिलने वाले जो अधिकार हैं वो बाल अधिकार, और शिक्षक की भूमिका देखेंगे, भूमिका प्लस उत्तरदायित्व, अकाउंटेबिलिटी। उत्तरदायित्व, तो ये पूरा का पूरा क्या रहेगा, आपका टॉपिक रहेगा। इसमें ज्यादा नहीं लगेगा, 2-3 घंटे लगते हैं, 2-3 घंटे में ये पूरा वाला सेक्शन कवर हो जाता है। ये एक दिन का टॉपिक है,
मान के चलो ये दो दो घंटे का टॉपिक है, ज्यादा ज्यादा एक आध घंटा एक्स्ट्रा लगेगा, लेकिन पूरा का पूरा जो आपका टॉपिक होगा वो कवर हो जाएगा 12 से 14 घंटे में। तो ये यूनिट नंबर 4 है, और यूनिट नंबर 4 पूरा नया रहेगा ना आप लोग के लिए, और जो जुड़ने की संभावना है वो यही 1 2 3, यही 3 रहेगा, 2 और 3। जैसे FLN नहीं लिखा हुआ है, निपुण टेट में पूछ रहा है, लेकिन टेट का सिलेबस पिछले साल चेंज हुआ था, टेट में सिलेबस जो हुआ था पिछले साल चेंज हुआ था, तो उसमें तो पूछ रहा है। हमारा शिक्षक भर्ती वाला चेंज नहीं हुआ है, पुराना ही चल रहा है, इस कारण हमको यहाँ से क्वेश्चन नहीं मिल रहा है। अब जो चेंज होगा उसमें यहाँ से रहेगा आपका क्वेश्चन, समझ में? तो पूरा यूनिट देख लिया आप एक बार। एक काम करते हैं, आप सिलेबस देख लेते हैं, आपका सिलेबस में क्या दिया हुआ है। सिलेबस समझ में आया आप लोग को? अभी एक बार जो आपका फाइनल सिलेबस जो अभी है, जो पिछले बार जो शिक्षक भर्ती हुआ है, वो वाला सिलेबस एक बार मिला के देख लेते हैं, कहीं कुछ चीज छूट तो नहीं रहा है। अगर छूट रहा होगा, कुछ कम ज्यादा लिखा होगा, तो मैं बता देता हूँ अभी कि कहाँ पर पढ़ेंगे वो। तो पहले कितने नंबर का था? 30 नंबर। पहले कितने नंबर का था? 30 नंबर का था। तो उसके हिसाब से जो सिलेबस था वो कुछ ऐसा है। तो देखो यहाँ पर जो यूनिट कहाँ से स्टार्ट हुआ है, बाल विकास का परिचय, बाल विकास की अवधारणा, बाल विकास की अवस्थाएं, गर्भावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, और फिर क्या दिया हुआ है आपका, किशोरावस्था। फिर वो जो आयाम है, आयाम लिख के नहीं दिया हुआ है, क्या दिया है, शारीरिक विकास, संज्ञानात्मक, सामाजिक और संवेगात्मक विकास। फिर प्रभावित करने वाले कारक, प्रकृति, पोषण, निरंतरता, निरंतरता, प्रारंभिक और परिवर्ती अनुभव। फिर क्या है, समाजीकरण एवं सांस्कृतिक पृष्ठभूमि। तो समाजीकरण वाले टॉपिक में पढ़ेंगे। और एक जगह लिखे थे देखो, जो आपने टॉपिक लिखा है व्यक्तित्व, तो वहां पर मैंने लिखा है बच्चों का या बालकों का अध्ययन, तो वहां पर ये टॉपिक कवर हो जाएगा। तो यूनिट 1 कंप्लीट इसका। यहाँ देखो यूनिट 2, इसमें देखो विकास के पहलू, अभी भी विकास ही चल रहा है ना। तो मैंने बताया था शारीरिक विकास देखेंगे, परिवर्तन देखेंगे, ऊंचाई, वजन, ये सब देखेंगे, स्थूल गतिक और सूक्ष्म गतिक कौशल वो देखेंगे, संवेगात्मक विकास, नैतिक विकास पढ़ चुके रहेंगे पहले ही। फिर विकास, बाल विकास की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, तो एक ही पॉइंट को 2 बार लिखा है, ध्यान रखना। और फिर क्या है, व्यक्तित्व का विकास, समाजीकरण, तो समाजीकरण पढ़ चुके होंगे, व्यक्तित्व वाला टॉपिक पढ़ना है। तो ये 2 यूनिट आपका कवर हो गया। फिर देखो इसको हटा दो, ये वाले टॉपिक को आप नीचे करिएगा। ये आप पहले ही यूनिट में कवर कर चुके हैं। देखो व्यवहारवादी, संरचनावादी, तो ये पहले ही टॉपिक में कवर हो गया, व्यवहारवाद, संरचनावाद। फिर ये देखो पियाजे का संज्ञानात्मक विकास, तो संज्ञानात्मक विकास जब पढ़ेंगे तो कवर हो जाएगा वाइगोत्स्की का। तो यहां तक का टॉपिक आपके जो हमने पहला यूनिट बनाया है उतने में ही कवर हो जाएगा। तो हम लोग जो बनाए हैं इतने में ही, तीसरे यूनिट का आधा तो कवर हो चुका है पहले यूनिट में। फिर उसके बाद क्या है, वैज्ञानिक बच्चा कैसे है, समाधान करता और वैज्ञानिक अनुसंधान करता। तो ये सारा का सारा यहाँ तक का जो टॉपिक है, ये और ये सब अधिगम वाले टॉपिक में पढ़ेंगे। ये है अधिगम वाला सीखना, और ये टॉपिक क्या दिख रहा है आपका, अभिप्रेरणा। तो ये पूरा जो टॉपिक है ये अधिगम वाले टॉपिक है, अधिगम और अभिप्रेरणा, वहां पर पढ़ोगे आप। लास्ट यूनिट देखो, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे। तो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों से क्या अभिप्राय है, क्षति, अक्षमता, अपंगता क्या है, विभिन्नताओं में समानता क्या है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के साथ कैसे कार्य करना है। तो जब वो रहेगा तो ये पूरा कवर करेंगे। फिर शिक्षा क्रम क्या है, तो शिक्षा क्रम क्या है, जो पाठ्यक्रम लिखा था ना, पाठ्यचर्या, तो पाठ्यचर्या को और क्या बोलते हैं, शिक्षा क्रम। तो पाठ्यक्रम और पाठ्यचर्या जहां पर बोला था तो उसमें ये पूरा टॉपिक पढ़ेंगे। पाठ्यक्रम या शिक्षा क्रम की जरूरत क्या है, अवधारणा क्या है, पाठ्यक्रम की अवधारणा क्या है, शिक्षा क्रम के निर्माण की समस्या क्या है, कौन से सिद्धांत, तो सिद्धांत से आपको प्रश्न पूछा है, टाबा सिद्धांत। फिर पाठ्यक्रम के चुनाव के आधार क्या है,
फिर शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, शिक्षा की भूमिका और बाल अधिकार। तो कोई भी टॉपिक छूटा नहीं है आपका, ये बस है कि वहां पर पूरा लिखा नहीं हो उसका, तो है ये पूरा वो। तो एक आपको पैटर्न मिल गया है कि आपको कैसे तैयारी करनी है, कौन सी चीज को कैसे रिलेट करके पढ़ना है। और अगर मान लो हमने जो पहला यूनिट बनाया है वो अगर बन गया है तो वहां से ज्यादा नंबर से, मतलब 12 क्वेश्चन तो वहीं से आ जाएंगे। 12 क्वेश्चन बोल रहा हूँ ना, कम नहीं 12, क्योंकि सबसे ज्यादा टॉपिक उसी में है, सारे साइकोलॉजिस्ट उसी में है, सब कुछ उसी में कवर हो जाएगा। तो कल हम लोग स्टार्ट करेंगे कहाँ से, ये वाले सेक्शन से स्टार्ट करेंगे ना। ये जो है मनोविज्ञान क्या है, इसका इतिहास और फिर इसका संप्रदाय। तो कल के क्लास में हम लोग इसके इतिहास में जाएंगे, कवर करने की कोशिश करेंगे, इतिहास हमारा कवर हो जाए और बना ले कि संप्रदाय क्या है कैसा है वो सब समझने की कोशिश करेंगे कल के क्लास में। ठीक है, समझ में आया? और सिलेबस का लिख के आइएगा जितने लोग फोटो खींचे हैं। ठीक।